नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर करीब 16,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 5 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही हुई बाधित। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में लेंगे हिस्सा। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गाजियाबाद के हरीश राणा की मांग को किया स्वीकार। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। अमेरिका का हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाले ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा। जंग के 12वें दिन भी ईरान के इस्राइल पर हमले जारी। और अमेरिका में 50 साल बाद खुलेगी नई ऑयल रिफाइनरी। रिलायंस इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर के तेल रिफाइनरी में होगी साझेदार। ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, करीब 13 साल से अचेत अवस्था में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे गाजियाबाद के हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की मांग स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अदालत ने एम्स को निर्देश दिया है कि वो राणा को अस्पताल में भर्ती कर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। 100% दिव्यांगता के शिकार अपने बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गाजियाबाद जिला अस्पताल और एम्स ने जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि हरीश राणा के ठीक होने की संभावना नहीं है। तो आप बता दें, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की यहाँ अनुमति दी है। 13 साल से अचेत अवस्था में है हरीश राणा, जिसके बाद इनके माता पिता की तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी मामले में यहाँ इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एम्स को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश यहाँ दिया गया है। आपको बता दें, इसमें जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको एक प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। गाजियाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर 13 साल से अचेत अवस्था में है हरीश राणा और साथ ही साथ ठीक होने की जो संभावना है उनकी बिल्कुल नहीं है। उसी वजह से उनके माता पिता द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद इस मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है इच्छा मृत्यु की। लगातार हमने देखा था किस तरीके से इस पूरे मामले में, खासतौर से अगर देखा जाए, जो हरीश राणा के माता पिता हैं, जिन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस बात की गुजारिश की थी कि जो उनका बेटा है, जो पुत्र है, जो उम्र करीब जिसकी 32 साल हो चुकी है, लेकिन पिछले 13 वर्षों से वो अचेत अवस्था में है और उसी वजह से यहाँ पर उसकी इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी। और इसी मामले में आपको बता दें, अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो अनुमति है ये दी गई है, जिसके तहत ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो पूरी प्रक्रिया जो है उसका निर्देश यहाँ दिया गया है। एम्स को निर्देश दिए गए हैं कि कैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है उसको हटाया जाएगा, उसके निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। तो अपनी तरह का ये पहला मामला जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की जो अनुमति है वो यहाँ पर प्रदान की है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहाँ पर 32 वर्षीय हरीश राणा, जो कि करीब 13 वर्षों से अचेत अवस्था में हैं और उनको उनकी इच्छा मृत्यु की अनुमति जो है वो यहाँ दी गई है।
और हमारे संवाददाता का सारथी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो अनुमति है वो यहाँ पर दी है, क्या और ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, जब तक सुनवाई ये होती रही तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जिन स्थितियों में अभी हरीश राणा है वो बहुत गंभीर है और जिस तरह की मेडिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। उनके माता पिता लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो भी प्रयास हो सकते थे परिवार की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से वो किए जा चुके हैं और अब बेहतर यही होगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इजाजत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट, आप याद करें कि 2018 में ये कह चुका है, एक संविधान पीठ अपने फैसले में कह चुकी है कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति के बचने की या रिकवर करने की कोई संभावना नहीं है, वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है डॉक्टरों की निगरानी में और कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ। तो यहाँ पर जब गाजियाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और एम्स के डॉक्टरों ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि अब उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, 13 साल से बेड रिडन है और उनके माता पिता का ये कहना था या वो पूरी तरह से हिम्मत खो चुके हैं और रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की अनुमति दे दी है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले अरुणा शॉनबॉग के मामले में यही दलीलें रखी गई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आइए सीधा रुख कर लेते हैं नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल महोत्सव 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। में जन भागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से देश भर में ऐसे जल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह बहुत ही खुशी की विषय है कि वर्तमान में लगभग 82% ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध है, जो वर्ष 2019 में यानी जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ही थी। इस असाधारण सफलता के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, जल शक्ति मंत्रालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल जीवन का आधार है। हमारी प्रार्थना है कि जल को सभी बीमारियों की औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। आप सर्वस्व भेजोसी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसकी रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में हम स्मरण उत्सव मना रहे हैं। उसमें जो पहला शब्द लिखा है वो है सुजलाम, जिसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। इस प्रकार भारत में जल केवल एक आधारभूत सुविधा का विषय नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, आजीविका और सामुदायिक जीवन की आत्मा से भी जुड़ा गया है। देवियों और सज्जनों, वर्षों तक ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। ये केवल सुविधा का प्रश्न नहीं था, ये समय, स्वास्थ्य और गरिमा का विषय था। ग्रामीणों के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन का शुरुआत किए हैं। कभी जिन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज उनके घर के आंगन में स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध है। ये इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि जल योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों को देकर समुदाय आधारित प्रबंधन को सशक्त किया जा रहा है। जन भागीदारी के बल पर जल जीवन मिशन की सफलता सुदृढ़ और सतत हो रहा है। ग्रामीण पेयजल प्रशासन को मजबूत करने और पाइप से जल आपूर्ति प्रणालियों के सतत प्रबंधों को सुनिश्चित करने में अनुकरणीय योगदान देने के लिए आज सम्मानित व्यक्तियों और संस्थानों की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिन महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के अपना योगदान दिया है, उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान अन्य लोगों को भी टिकाऊ प्रबंध प्रथाओं और प्रोत्साहित करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा।
मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जल परीक्षण और संचालन तथा अन्य रखरखाव के कार्यों में भागीदारी बनाया जा रहा है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रतिबद्धता और लगन से महिलाओं के जीवन में और समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जल सुरक्षा की दिशा में भी एसएचजी के माध्यम से महिलाओं की क्षमता का उपयोग अत्यंत फलदायी हो रहा है। जब किसी संस्थानों की जिम्मेदारी केवल सरकार नहीं लेती है बल्कि पूरा समाज भी लेता है, तब उसका संरक्षण अधिक प्रभावी और स्थायी बन जाता है। जल प्रबंधन और संरक्षण में भी सामुदायिक स्वामित्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंपने को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाने से सामुदायिक स्वाभाविक की भावना मजबूत होती है। देवियों और स्वजनों, टेक्नोलॉजी आज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जल जीवन मिशन में भी टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुजल भारत ऐप, रियल टाइम डैशबोर्ड और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी निगरानी और सटीक योजना सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मेरी पंचायत ऐप और पंचायत डैशबोर्ड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर जल सेवाओं की जानकारी दिया जा रहा है। इससे समुदाय की भागीदारी बढ़ रही है और जल आपूर्ति प्रणालियों की पारदर्शिता तथा जवाबदेही और सुदृढ़ हो रही है। लेकिन जो लोग किसी कारण से आपसे जुड़े नहीं पाते हैं, उनके लिए भी कोई समाधान निकाला जा रहा है। जल संसाधन संरक्षण के लिए तकनीकी प्रबंधन के साथ साथ समाज के सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है। ये संतोष का विषय है कि जल सेवा आकलन के माध्यम से ग्राम पंचायतों अपनी जलापूर्ति प्रणालियों की नियमित समीक्षा कर रही है। इससे न केवल पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है बल्कि पारदर्शिता और जनभागीदारी भी बढ़ रही है। नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित देकर जल प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव में सहभागी बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। आज वर्ल्ड प्लम्बिंग डे है। मैं इस अवसर पर देश के सभी प्लम्बर्स और टेक्नीशियंस की जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति में योगदान के लिए सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुआयामी और समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रे वाटर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल स्रोत स्थिरता के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन में कैच द रेन और जल संचयन जन भागीदारी जैसे अभियान अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे समन्वय के बल पर ही जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगा। देवियों और स्वजनों, जल संरक्षण हम सबका दायित्व है। हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर के रूप में भी देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक
आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को जागरूक करने का प्रयास विशेष रूप से प्रशंसनीय है। युवा पीढ़ी में जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता भविष्य में देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये जल महोत्सव भारत की जल सुरक्षा के लिए जन आंदोलन का माध्यम बने, इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है, कृपया तो जल महोत्सव 2026 को यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया और बताया क्या महत्व है जल का, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रशंसा की जल जीवन मिशन को लेकर, और साथ ही कई जो लोग हैं उनको यहाँ सम्मानित किया। और ख़ासतौर से उन्होंने कहा कि जल संरक्षण जो है वो हम सब का दायित्व है, उसमें हम सब का योगदान होना चाहिए, क्योंकि जल है तो तभी हम भविष्य की बात करते हैं। और आइए और अब सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का, जहाँ रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। From any sitting of the House of the People, the Deputy Speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if such person is present, then such other person as may be determined by the House shall act as a Speaker. आप देखिए सर, और के पहले कॉमा है, उसके बाद और के बाद फिर कॉमा है, and if no such person is present. अब सर आप 96 का मैं लास्ट 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड व्हाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एंड द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 95 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एवरी सच सिटिंग as they apply to relation to a sitting from which the speaker or as the case may be the deputy speaker is absent. मतलब 95(2) में है डिप्टी स्पीकर या पैनल। सर ये पैनल कहां से आता है प्रोसीजर? थोड़ा ये भी मैं रखना चाहता हूं सर। ये है रूल्स ऑफ लोकसभा, और रूल्स ऑफ लोकसभा सर, इसका पहले मैं रूल 9 पढ़ना चाहता हूं। Nomination of panel of chairpersons. After commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate from amongst the members a panel of not more than 10 persons, everyone of whom may preside over the House in the absence of Speaker and the Deputy Speaker, and when so requested by the Speaker. मतलब उनको प्रेजाइड करने का अधिकार पूरा अधिकार है। और अब रूल 10 आइए सर। द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू प्रिजाइड ओवर ए सिटिंग ऑफ द हाउस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और द रूल शैल व्हेन सो प्रिजाइडिंग हैव द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन ही इज प्रिजाइडिंग। तो ये जो बार बार आप लोग पर गुणी विद्वान लोग सवाल उठा रहे हैं, ये आपको जब आप पैनल में हैं स्पीकर के द्वारा, तो रूल 9 और 10 ऑफ द प्रोसीजर के अनुसार आपको पूरा अधिकार है प्रिजाइड करने का और बातों को समझने का। हाँ? ऐसा है सर, एक बात होती है समझना, एक होता है समझाना, और तीसरा हम कभी नहीं समझेंगे। समस्या उसकी नहीं समझेंगे, बस समस्या वही है सर। अब सर मैं आता हूं, संविधान के लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन से क्या अपेक्षा की थी? कल सर माननीय निशिकांत जी ने थोड़ा जिक्र किया था, आज थोड़ा मैं इसको विस्तारित करना चाहता हूं। जब से संविधान आया तब से 1977 तक कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। उसके कारणों में हम नहीं जाएंगे। बीच में जो राम सुभग सिंह आए थे सर, तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस ओ और इधर के लोग मिले थे, तो उनको टेम्पररी वो कुछ बने थे। पहली बार जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, तब वाईबी चौहान कांग्रेस के विपक्ष के नेता बनाए गए थे। और मुझे याद है ऑफिशियली, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने वो टीवी देखा था दृश्य, और मैं आज अडवाणी जी का अभिनंदन करूंगा, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, कि
मोरारजी भाई का भाषण हुआ देश के नाम, और तुरंत बाद दूरदर्शन पर विपक्ष के नेता वाईबी चौहान का भाषण हुआ। ये परंपरा हमने स्थापित की है। तो स्पीकर के खिलाफ यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लगातार चर्चा चल रही है, और क्या कुछ खास रहेगा खबरों में बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। और ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा किस तरीके से लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद यहाँ बोल रहे थे कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव अवसर भी और पीड़ा भी। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के कारण हमने देखा था लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद ही स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने पश्चिम एशिया तनाव और देश में रसोई गैस की कथित तौर पर किल्लत होने को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए पीठासीन आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में शोर शराबे के बीच पीठासीन सभापति दिलीप सिकैया ने प्रश्नकाल शुरू कराया, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। अश्विनी वैष्णव ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को देश की प्रगति में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वह उन्हें पच नहीं रहा है। पीठासीन सभापति दिलीप सिकैया ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर आप सदन को बार बार बाधित करेंगे तो यह संदेश जाएगा कि सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं से संबंधित सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। 2014 में केवल 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त थी, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 103 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंक्लूजन के लिए 3 फ्रंट्स पे काम किया है। सबसे पहले इंक्रीजिंग द एक्सेस टू इंटरनेट, सेकेंड मेकिंग इंटरनेट अफोर्डेबल, और तीसरा प्रोवाइडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से 10 साल पहले 2014 में जहाँ पे मात्र 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, आज माननीय अध्यक्ष जी 103 करोड़ लोगों को आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान असम में हाथियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक के आसपास हाथियों की सुरक्षा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और AI से लैस आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ट्रेनों से होने वाली हाथियों की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाथियों की सुरक्षा के लिए और विशेषकर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए रेलवे ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसमें अंडरपास करना, कई जगह ओवरपासेस बनाना और विशेषकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी बहुत इसमें प्रयास किया गया है। और करीब करीब देश भर में
2000 किलोमीटर ऐसे हैं जहाँ पर हाथी का ट्रैक के साथ संबंध रहता है, जंगल के थ्रू जो निकलते हैं ट्रैक्स, उन सब को चिन्हित करके वहाँ पे स्पेशल 2 टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित है और दूसरी AI कैमरा आधारित है। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में एक साथ 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन सभी पर 3.95 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। बीजापुर में 37, नारायणपुर में 4, बस्तर में 16, कांकेर में 3, सुकमा में 18 और दंतेवाड़ा में 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। यह अब तक के सबसे बड़े नक्सल सरेंडर में से एक है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर होना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत अभियान की अहम कड़ी है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन रखी है। आखिरी तारीख से पहले इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का आत्मसमर्पण मिशन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंचकर मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में माओवादी संगठन के सदस्य अपने हथियारों को छोड़कर वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर बाद PM मोदी 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। PM को दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के एर्नाकुलम से राज्य को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। 10,800 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हैं। PM भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे। इसकी क्षमता 400 किलोटन प्रतिवर्ष है। घरेलू पॉलीमर विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, आयात पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। PM रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे, उनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 3 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन शामिल है। शोररूण जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनाशेरी स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहद लाभ होगा। स्टेशनों के पुनर्निर्माण में स्थानीय स्थापत्य कला को शामिल किया गया है। PM शोररूण नीलांबर रोड रेलवे लाइन की विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पालक्काड और पोल्लाची के बीच एक नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती देते हुए PM 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। NH 66 के थलापाडी चेंगला 6 लेन खंड और वेंगलम से रामन टटुकरा तक कोझिकोड 6 लेन बाईपास से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। We are totally happy on the occasion of the presence of our Prime Minister Shri Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केरल के दौरे पर रहेंगे और उनके इस दौरे से केरल में सड़क, रेल, ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे को नई मजबूती मिलने जा रही है। इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दक्षिण भारत के विकास को नई गति मिलेगी। PM
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लाड्डा में स्थित 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एर्नाकुलम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं तो इसलिए सब अपना कार्यकर्ता तो बहुत खुशी है। तो आप इधर देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता कितना जोर से अभी काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये दौरा खास अहम है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केरल में विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जाहिर है इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार तो होगा ही, साथ ही साथ पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने में भी खासी मदद मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत राज्य के विकास की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। शैलेंद्र मिश्र और दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरलम के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पॉलीप्रोपिलीन इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। बीपीसीएल के चेयरमैन संजय खन्ना ने बताया कि 400 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली ये इकाई पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये अपने किस्म का एक नया यूनिट होगा हमारी केरला स्टेट के लिए और इसकी कैपेसिटी 400,000 मेट्रिक टन पर एनम होगी और मोटर के स्पेयर पार्ट्स हैं या प्लास्टिक होम अप्लायंसेस के जो प्लास्टिक कंटेनर वगैरह आते हैं उन सब के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को देखूं तो 2,000 से 3,000 लोगों को इस प्रोजेक्ट के चलते एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के दौरे के बाद आज तमिलनाडु में भी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम तिरुचिपल्ली में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में बेहद उत्साह नजर आया। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार मिलेगा। पीएम तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाएं जिन क्षेत्रों से जुड़ी हैं उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे शामिल है। पीएम नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे। 3,680 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से 8.8 लाख से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन मिलेंगे। साथ ही 200 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस की आपूर्ति होगी और 201 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे। पीएम चेन्नई के मनाली में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 672,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मजबूत रेल कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हुए पीएम 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों,
2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत सहित अन्य क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत। Prime Minister of India, Narendra Modi ji, cordially welcomes you to the Golden Jubilee Sangamam of the Akhila Kerala Dhivara Sabha. Thank you. Our state President Assembly by-election is adorning a golden star to receive our Honorable Prime Minister to this great moment. നമ്മുടെ ബഹുമാനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് വലിയ കൈയടിയോടെ. The next, we are giving a memorable present, a Malsya, the first avatar of Vishnu, as a token of love and souvenir to our Honorable Prime Minister, given by our General Secretary Sri V. Dinagaran ex-MLA and Pundra Srikumar, Vice President of Dhivara Sabha. Sir, please. നമ്മുടെ കൃഷ്ണ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ അവതാരം മത്സ്യ, പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ നമ്മുടെ ഈ വലിയ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നൽകുകയാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. The next, our General Secretary, Sri V. Dinagaran ex-MLA, is giving introductory speech. Mr. V. Dinagaran has been the General Secretary of Dhivara Sabha since 1975. Still, he is officiating the same last 15 years. Welcome, sir. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, സഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം വി വാരിജാക്ഷൻ, our honorable Prime Minister, leaders of leader Shri Narendra Modi, കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ, ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ എം പി, ശ്രീമതി മിനിമോൾ, മേയർ ഓഫ് കൊച്ചി, ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, who is the part and parcel of this function, and ശ്രീ വിനോദ് MLA അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, as far as we are concerned, it is a historic moment. I don't know how to express our gratitude towards you, sir. We are very, very grateful to you because you have given 2 opportunities to present our issues and to discuss our issues. Now, you come here to bless us, the entire Dhivara community of Kerala, you come here. Sir, Akhila Kerala Dhivara Sabha is an organization of traditional fishermen. Traditionally, we are fishing in the marine water and inland water. Our population comes about 25 lakhs in 45 assembly constituencies and 11 parliament constituencies. We are a deciding factor. We are socially, educationally, economically and historically backward, arising out of the traditional practice of untouchability. So, as per the direction of the state government, the anthropological department, that is Kirtards, had conducted a study and submitted a report to the state government recommending to include the Dhivara community in the list of scheduled caste.
In 1986, it was accepted by the state government and sent to the central government for implementation. I am very sorry to say, sir, the next state government came into power. At the time of election, they had withdrawn the decision of the former government. In the Mandal Commission, the occupational communities are to be included in the list of scheduled caste and scheduled tribe. We have presented this matter to the Honorable Prime Minister 3 times. The Honorable Prime Minister has taken a positive step. At the time also, the state government has taken a negative step. In 2024, at Trichur, we got a chance to present our issues to the Honorable Prime Minister. He has given some suggestions, some opinion about it. 2026, we visited our Prime Minister, Honorable Prime Minister at Trivandrum. At that time, we invited our Honorable Prime Minister to inaugurate the Golden Jubilee celebration of Akhila Kerala Jeevana Sabha. I am very proud to say our Prime Minister said, if any chance I will be there. Now who came here? Sir, we are traditional fishermen. So, considering the report of Kritards, considering the report of Mandal Commission, please include in the list of scheduled caste or scheduled tribe. Sir, we have no institutions. We have submitted a project to the central government for modern education, mechanized fishing, and scientific aquaculture that is to be accepted and implemented. In the case of power, political power and administrative power, we are nothing, sir. Out of 140 MLAs in the Kerala Legislative Assembly, there is only one member from this community. There is nobody from this community in the Rajya Sabha and Lok Sabha. Please take necessary action to solve the imbalance in the political power and administrative power. In the case of us, we are fishermen. We are facing so many problems. Natural calamity is a very serious problem. At what time, at any time, tsunami may come, sea erosion, cyclone. So that our request is, we are protecting our country's boundaries. Just like that, the coastal area is to be protected. And the people who are residing there. In the case of fishing, sir, we are traditionally fishermen. But by the act and rules passed by the state government, we have no power. It is an Herculean task to fish in the water, in the sea water and inland water. Sir, we must get the rights to fish. We must have the right to fish. That is our request. In the case of mining, we are living in the coastal area. Mining is going on. As a result, our residential area is becoming a part of the sea. It is without the consent of the central government. So, take necessary action. I conclude, sir, that the inland water, our holy Ganga, it was clean, just like that, our Vembanad backwater, and Periyar Lake and Ashtamudi backwater is to be cleaned. It is full of mud, it is highly polluted. That is to be solved. Last, our request is, sir, there is no report about the fishermen as a whole.
appoint a fishery commission to study the socio-economic and the occupational problems of fishermen. Last, I am going to say, on behalf of the Dhivara community, on behalf of our organization Akhila Kerala Dhivara Sabha, I assure you, sir, we are with you, we will be with you to strengthen the nation and strengthen our Honorable Prime Minister. Thank you, sir. Thank you, our General Secretary. Now, we reach the most awaited moment of this historic occasion. We cordially invite our most Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, to inaugurate the Grand Golden Jubilee Sangamam. Sir, please. ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനായ സന്ദീപ് വാചസ്പതിയെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अखिल केरला धीवरा सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री पुंदुरा श्री कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी श्री वी दिनाकरन जी, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री राजीव चंद्रशेखर जी, धीवरा सभा के प्रेसिडेंट श्री एम.बी. वारिजाक्षण जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी श्री जॉर्ज कुरियन जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, धीवरा सभा के अन्य सम्मानित सदस्यगण, धीवरा महिला सभा की पदाधिकारिणी गण, अन्य सभी संगठनों के साथी और भाइयों एवं बहनों, कडलिंडे मकलक्क नमस्कारम। आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अखिल केरला धीवरा सभा आज अपनी 50th एनिवर्सरी मना रही है। पिछले 50 ईयर्स से ये संगठन फिशरमैन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। 50 ईयर्स की इस यात्रा में आपका परिश्रम जुड़ा है, आपका सेवा भाव जुड़ा है। मैं इस शुभ अवसर पर केरलम के सभी फिशरमैन साथियों को, धीवरा सभा के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും ഐതിഹാസികമായ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അഖില കേരള ധീവര സഭ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സംഘടന കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി കേരളത്തിലെ മത്സ്യപ്രവർത്തക സഹോദരങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. 50 വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സേവന മനോഭാവവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ധീവര സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും അഖില കേരള ധീവര സഭയുടെ കാര്യകർത്താക്കന്മാർക്കും ഞാൻ നന്മകൾ നേരുകയാണ്. एनडे सुहृदगणे, अभी आप अपने भाषण में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। मैं ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूं। ഇപ്പോൾ
നമ്മുടെ ദിനകരൻജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിയത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരാനാണ് എന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഈശ്വരൻ, ജനതയാണ് ജനാർദ്ദനൻ. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം തേടാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. कुछ ही समय पहले जब मैं केरल में आया था तो अखिल केरला धीवरा सभा के साथियों से मेरी मुलाकात हुई। कई विषयों पर आपसे चर्चा हुई थी। इतने कम समय में ही इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो पूरे प्रदेश के लिए एक आनंद का भाव भी है। मेरे मलयाली भाई बहनों का लंबा इंतजार पूरा हुआ है। आप सभी की बरसों से इच्छा थी कि केरला का नाम बदलकर केरलम किया जाए। केंद्र की हमारी बीजेपी एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मैं आप सबके चेहरों पर इसकी खुशी देख सकता हूं। भारत के इस सुंदरतम राज्य को अब मलयाली कल्चर के मुताबिक सही नाम मिला है, सही पहचान मिली है। मैं इस फैसले के लिए सभी केरलम वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ധീവര സമുദായ നേതാക്കന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി സഹോദരങ്ങളുടെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് സഫലമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരള എന്ന പേര് മാറി കേരളം എന്നാക്കണമെന്നുള്ള വർഷങ്ങളായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇന്ന് നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ സുന്ദരമായ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് മലയാളിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പേര് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ കേരളം വാസികൾക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. अखिल केरला धीवरा सभा ने जीविका और जीवन के प्रगति और प्रकृति के संतुलन का उत्तम उदाहरण पेश किया है। आप सभी भारतीय दर्शन और विचारों को जीते हैं। आप सभी प्रकृति को एक ही दिव्य चैतन्य का हिस्सा बताते हैं। दुनिया जब नदियों को, पानी को, समुद्र को केवल एक संसाधन मानती है, धीवरा समाज समुद्र को अम्मा मानता है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അഖില കേരള ധീവരസഭ എന്നത് ഉപജീവനവും ജീവനവും തമ്മിലുള്ള പുരോഗതിയും സംസ്കൃതിയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതമായ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെയും ചിന്താപദ്ധതികളുടെയും സജീവമായ ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയെ ഒരേ ഒരു മഹത്തായ ദിവ്യ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നദികളെയും വെള്ളത്തെയും സമുദ്രത്തെയും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ വെറും വിഭവങ്ങളായി കാണുമ്പോൾ ധീവര സമൂഹം അവയെ അമ്മയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. समुद्र की रक्षा की कामना, उसके लिए श्री कुरुम्बा देवी की पूजा, श्री कुरुम्बा मंदिरों के संरक्षण के लिए आपके प्रयास, ये दिखाता है कि भारत सदियों से
प्रकृति और पर्यावरण के लिए कितना संवेदनशील रहा है। आप अपनी परंपरा को भगवान व्यास से भी जोड़ते हैं, यानी आपकी परंपरा भारत के इतिहास का अहम हिस्सा है। इस धरती के महान गौरव को संजो कर रखने के लिए मैं आप सबकी हृदय से बहुत बहुत सराहना करता हूं। സമുദ്രത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം, അതിനായി കുറുംബദേവിയുടെ പൂജ, ശ്രീ കുറുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രയത്നം, ഇവയൊക്കെ പ്രകൃതിയെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭാരതം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തെ ഭഗവാൻ വേദവ്യാസനുമായാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഈ മണ്ണിനെ മഹത്വമുള്ളതായി കരുതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. एनडे सूरतगढ़े कोची केरलम के इतिहास में सामाजिक परिवर्तनम की पवित्र भूमि रही। पंडित करुप्पन के नेतृत्व में यहीं से सम्मान और समानता की आवाजें उठी थी। उस जज्बे को अखिल केरला धीवरा सभा ने आज भी जीवंत बना रखा है। मैं इस अवसर पर माता अमृतानंदमयी जी को भी नमन करूंगा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। उनका मुझ पर जो स्नेह रहा है वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൊച്ചി എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ണായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ് കരുപ്പൻ സ്വാഭിമാന ബോധത്തിന്റെ, അവകാശ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദമുയർത്തിയത്. അതേ വികാരമാണ് ഇന്നും സജീവമായി ധീവരസഭ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ലോകാരാധ്യയായ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഉദാഹരണമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. एनडे सूरतगढ़े आज अखिल केरला धीवरा सभा के 50 वर्ष का ये अवसर हमें उसके महान कार्यों को याद करने का भी मौका देता है। राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हर विषय पर आपने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली। भारत की समुद्री सीमा की रक्षा में आपकी कम्युनिटी पहली पंक्ति की प्रहर बनकर के खड़ी रही। राम जन्मभूमि आंदोलन में इस समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही है। सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में अखिल केरला धीवरा सभा ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ധീവരസഭയുടെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷം എന്നുള്ളത് സഭയുടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചേതന സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ സമുദ്രാതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സമൂഹം എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നു. മുന്നണി പോരാളികളായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. രാം ജന്മഭൂമി പ്രക്ഷോഭ സമയത്തും ഈ സമുദായം വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും अखिल केरला धीवरसभा നടത്തുന്ന ശ്രമം നിസ്തുലമാണ്, മഹത്തരമാണ്. एनडे सूरतगढ़े केरलम में आई विनाशकारी बाढ़ के समय भी पूरे देश ने आपकी सेवा भावनाओं को बहुत करीबी से देखा है. जब राज्य अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा था तब हमारे इस समाज के लोगों ने मोर्चा संभाला था. वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता जब आपने अपनी नावों को जोखिम में डालकर फंसे हुए परिवारों को बचाया, जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाया. इसी भावना के कारण
आज पूरा देश फिशरमैन समुदाय के साहस, सेवा और समर्पण को सम्मान के साथ याद करता है. കേരളത്തിൽ വൻ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ സേവന മനോഭാവം ലോകം മുഴുവൻ അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടതാണ്. ഈ നാട് എപ്പോഴൊക്കെ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രമൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരാളും മറക്കില്ല. പ്രളയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി വള്ളമിറക്കി നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊന്നും ആരും മറക്കില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാലെല്ലാം തന്നെ ധീവര സമുദായത്തിന്റെ ധീരതയും സമർപ്പണ മനോഭാവവും നന്ദിയോടെ ഈ രാജ്യം ഓർക്കുകയാണ്. एनडीए सूरतगढ़े हमारी फिशरमैन कम्युनिटी की मेहनत, उनकी क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की ताकत रखती है. लेकिन दशकों तक इस बड़े वर्ग की उपेक्षा होती रही. आपके श्रम के साथ पिछली सरकारों ने कभी न्याय नहीं किया. लेकिन अब बीजेपी एनडीए सरकार आपके असीम सामर्थ्य को मान देते हुए आगे बढ़ रही है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനവും കാര്യക്ഷമതയും നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധവും ശക്തിയും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഈ സമൂഹത്തിന് അവഗണന മാത്രമാണ് തിരികെ കിട്ടിയത്. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളൊന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത കഴിവിന് അംഗീകാരം നൽകി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. हमारी सरकार ने फिशरमैन कम्युनिटी के सामर्थ्य को ब्लू इकोनॉमी के असीम पोटेंशियल की दृष्टि से देखा है. ये बीजेपी एनडीए सरकार ही है जिसने फिशरमैन के हितों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया. हमने फिशरमैन समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरलम के लिए अराउंड 1,400 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है. इससे फिशरीज में केरलम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ഈ സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ നമ്മളുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയായ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതയായാണ് കാണുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം തന്നെ രൂപീകരിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വികസനത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലെത്തിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിനു മാത്രം 1400 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുമൂലമാണ് കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യമേഖല വേഗം വളരുന്നത്. यहां फिशरमैन समाज को मजबूत करने के लिए कई लेवल पर काम हो रहा है. फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको लाखों करोड़ रुपए का फंड भी दिया जा रहा है. हम ये भी चाहते हैं कि फिशरमैन समाज के युवा ब्लू इकोनॉमी को लीड करें, एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़े. इसलिए क्रेडिट गारंटी सिस्टम के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ വിവിധ തലത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. മത്സ്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ, മത്സ്യപ്രവർത്തക ഫാമ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. മത്സ്യപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിലെ യുവാക്കൾ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയെ നയിച്ച് മത്സ്യ കയറ്റുമതി മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി മത്സ്യമേഖലയിലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ വായ്പ നൽകി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. एनडीए सूरतगढ़े आज टेक्नोलॉजी भी फिशरमैन समुदाय की ताकत बन रही है. इसी सोच के साथ नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है. इससे मछुआरे
नाव मालिक और एक्सपोर्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में अब और आसानी हो गई है। ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനായി ദേശീയ ഫിഷറീസ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ബോട്ടുടമകൾ, കയറ്റുമതിക്കാർ എന്നിവരെ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിച്ച് ഒറ്റ ശൃംഖലയിൽ കോർത്തിണക്കി അവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതുമൂലം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സഹായം കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. एंडे सूरतगढ़े समुद्र में जाने वाले मछुआरों की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे मछुआरे भाई बहन खुले समुद्र में जाते थे तो घर वाले उनके वापस आने तक चिंता और डर में डूबे रहते थे, क्योंकि समंदर में मौसम को लेकर आशंकाएं बनी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने सैटेलाइट के जरिए समंदर में मछुआरे भाई बहनों की सुरक्षा को बढ़ाया है। केरलम की बोर्ड के लिए अराउंड 7,000 सैटेलाइट आधारित ट्रांसपोंडर्स भी दिए गए हैं। इनमें से 4,500 से अधिक ट्रांसपोंडर स्थापित किए जा चुके हैं। इससे समुद्र में आने वाले दरमियान की सुरक्षा को प्राथमिकता मिली है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ പോകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും നമുക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരെ ഓർത്ത് അവർ തിരികെ വരുന്നതുവരെ തീ തിന്ന് കഴിയാനായിരുന്നു കരയിലിരിക്കുന്നവരുടെ വിധി. കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ച് കരയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശങ്കയും വിഷമവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം 7,000-ഓളം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലേക്കാണ് ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിതമായ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 4,500-ഓളം ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതുമൂലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണനയും പ്രാധാന്യവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. हमें फिशरीज की नई संभावनाओं को साकार करना है और फिशरमैन कम्युनिटी के जीवन को भी बेहतर बनाना है। इसके लिए कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 9 इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस विकसित किए जा रहे हैं। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്, ജീവനും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തീരദേശ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന വഴി 9 ആധുനിക സംയോജിത മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. एनडीए सरकार में फिशिंग हार्बर्स को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। मुथलपोजी हार्बर को 177 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा 6 हार्बर्स को ड्रेजिंग के माध्यम से बेहतर बनाया जा रहा है। पिछले 5 इयर्स में 16 आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। एनडीए സർക്കാർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുതലപ്പൊഴി ഹാർബറിന്റെ നവീകരണത്തിനായി മാത്രം 177 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റ് 6 ഹാർബറുകൾ കൂടി ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തി കാര്യക്ഷമമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ 16 ഐസ് പ്ലാന്റുകളും ശീതീകരണികളും സ്ഥാപിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. एनडीए सूरतगढ़े समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था को केवल पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। सीवीड प्रोडक्शन जैसे क्षेत्र में भी नई संभावनाएं बनी। केरलम में
एनडीए सरकार के सहयोग से सी वीड प्रोडक्शन क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। इससे फिशरमैन समुदाय की महिलाओं और युवाओं को आय के नए अवसर मिलेंगे। സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നത് കേവലം പരമ്പരാഗതമായ മത്സ്യബന്ധനം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. കടൽപ്പായൽ ഉൽപാദനം പോലെയുള്ള മേഖലകളിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിലും കടൽപ്പായൽ ഉൽപാദന ക്ലസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. एनडीए सूरजगढ़े केरल में हमारी सरकार द्वारा आधुनिक फिश फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सागर मित्र और मत्स्य सेवा केंद्र का नेटवर्क भी बनाया गया है। इसके साथ ही केरलम के तटों पर 40 से ज्यादा आर्टिफिशियल रीफ्स लगाने की मंजूरी दी गई है। इनसे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ेगी और समुद्री संसाधन सस्टेनेबल तरीके से विकसित होंगे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ മുഖാന്തരം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആധുനിക മത്സ്യബന്ധന രീതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ തീരദേശ മേഖലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി സാഗർ മിത്ര, മത്സ്യസേവാ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ ശൃംഖലകളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പമാണ് കേരള തീരത്ത് 40-ലധികം കൃത്രിമ പാരികൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതിയും നൽകിയത്. ഇതുമൂലം നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ശാസ്ത്രീയമായ സമുദ്ര സംരക്ഷണം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. एनडीए सुहृदगढ़े हमारा संकल्प है कि केरलम के हर परिवार के जीवन में समृद्धि आए। हमारे केरलम की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। यही भावना विकसित भारत के निर्माण की भी आधारशिला है और यही भावना हमें विकसित केरलम की दिशा में आगे ले जाएगी. കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സമൃദ്ധി നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ സങ്കല്പമാണ് വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില. ഈ രീതിയിലാണ് നാം വികസിത കേരളത്തിന്റെ ഗതി നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത്. एनडीए सूरजगढ़े मैं आज देख रहा हूं इतना अनुशासन और इतनी बड़ी तादाद में माताओं, बहनों, महिलाओं की हाजिरी, और मैं देख रहा हूं बाहर काफी लोग धूप में खड़े हैं. मुझे पता नहीं वो मुझे देख पाते होंगे, नहीं देख पाते होंगे, सुन पाते होंगे कि नहीं पाते होंगे, लेकिन इतनी तादाद में आपका आना, मैं समझता हूं आप किन सपनों को लेकर के जी रहे हैं, किन संकल्पों के लिए जी रहे हैं, और अखिल केरला धीवरा सभा के प्रयास, आपकी सेवा भावना और समाज को जोड़ने की परंपरा आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं. आने वाले वर्षों में भी ये भावना समाज को प्रेरित करती रहेगी. केरलम के विकास में अपना योगदान निरंतर बढ़ाती रहेगी. इसी विश्वास के साथ आप सबको आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയേറെ അച്ചടക്കത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, അതിൽ അമ്മമാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് അകലെ ഈ കത്തുന്ന ചൂടിലും നിരവധി ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ സംഖ്യയിൽ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു സ്വപ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അഖില കേരള ധീവര സഭയുടെ ഈ പ്രയത്നം, നിങ്ങളുടെ സേവന മനോഭാവം, സമൂഹത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം, ഇവയൊക്കെ വരും നാളുകളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രേരണയായി നിലകൊള്ളുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്.
കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന കൂടിക്കൂടി വരുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ്. ഈ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വന്ദേ മാതരം. मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। Thank you very much, sir. We express our gratitude and heart. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में हमने देखा किस तरीके से अखिल केरला धीवरा सभा का जो स्वर्ण जयंती सम्मेलन था उसमें अपना संबोधन दिया। आपको बता दें ये जो कि मछुआरा समुदाय से जुड़ा हुआ है और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए ने केरल का नाम केरलम करने का काम किया है, यानी किस तरीके से हाल ही में जो बड़ा फैसला लिया गया था उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि केरल को मलयाली संस्कृति के अनुसार अब सही नाम मिला है, क्योंकि अब केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया और साथ ही बताया कि केरलम नाम से केरल को अपनी सही पहचान अब मिली है। इसके साथ ही अखिल केरला धीवरा सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मछुआरों के सामर्थ्य को ब्लू इकोनॉमी से जोड़ा है। अगर देखा जाए किस तरीके से धीवरा सभा जो कि मछुआरा समुदाय से जुड़ी हुई है, उन्होंने बताया कि मछुआरा समुदाय के हित के लिए सरकार की तरफ से अलग मंत्रालय जो है वो हमने देखा किस तरीके से खोला गया और उसके साथ साथ उनके फ़ायदे के लिए यानी मत्स्य संपदा योजना की अगर बात की जाए जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, किस तरीके से और ज़्यादा वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और केरलम में हमने देखा कितना लाभ मत्स्य संपदा योजना के जरिए मिलता हुआ नजर आया है मछुआरा समुदाय को। उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने संबोधन के दौरान और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिशर समाज के जो युवा हैं वो अब ब्लू इकोनॉमी का नेतृत्व कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत कई तरह के जो लाभ हैं वो लगातार ले रहे हैं जो युवा मछुआरे हैं। साथ ही तकनीक का मछुआरा समुदाय को जो लाभ मिल रहा है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि मत्स्य संपदा योजना के तहत कई ऐसे लाभ हैं जो कि लगातार मछुआरों को मिलते हैं। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, जिसके चलते ना सिर्फ अगर देखा जाए जो मछुआरे हैं सैटेलाइट के ज़रिए मछुआरों समुदाय की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई है। उन्होंने जिक्र किया कि पहले जो समुदाय के लोग थे चिंतित रहते थे जब वो समुद्र में जाते थे, किस तरह की परिस्थितियां हैं, कब वो लौट कर आएंगे, लेकिन अब सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी बेहतर काम किया है। साथ ही कोस्टल इंफ्रा को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है इसका जिक्र भी यहाँ पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहीं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, फिलहाल आपने यहाँ उनका संबोधन सुना और भी क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।